आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर ज्योग्राफी सीरीज को, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ शुरू किए थे प्रायद्वीपीय भारत की संरचना को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत के पठार। तो यहाँ से हम लोगों को शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, यहाँ लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। तो पहला इसमें आता है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, यानी कि सबसे पुराना पर्वत भारत में पूछा जाए तो कौन है, तो अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी को क्या बोला जाता है, सबसे पुराना पर्वत है। यह उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर के अजमेर होते हुए दिल्ली तक 800 किलोमीटर क्षेत्र में वर्गीकृत है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तरी गुजरात से लेकर के यहाँ अजमेर यानी कि राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है। तो इसका मतलब कि गुजरात के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद दिल्ली यानी कि हरियाणा वाला क्षेत्र इसमें आता है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है अरावली का श्रेणी। ये प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। तो यहाँ ध्यान देने लायक यही बात था, ये 800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है यह क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में पालनपुर से अजमेर तक ही है। नदियां, वर्षा जल एवं पवन के सम्मिलित अपरतन के कारण यह अजमेर से दिल्ली तक कटे छठे रूप में है। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ने पर ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। देखिए जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये ऊंचाई ज्यादा है यहाँ पर, तो ये पर्वतों की ऊंचाई जो है कम होते जाती है। जो पर्वत है कम ऊंचे होते जाते हैं, तो ऊंचाई कम होती जाती है। अर्थात गुजरात में इसकी ऊंचाई सर्वाधिक, ऊंचाई एवं चौड़ाई दोनों ज्यादा है, तथा क्रमशः उत्तर की ओर जाने पर यह श्रेणी समतल हो जाती है, बराबर हो जाता है। ये जो कि गुजरात में सबसे ज्यादा है इसका ऊंचाई और चौड़ाई, जबकि उत्तर की ओर जब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो चौड़ाई और ऊंचाई है दोनों वो कम होते जाता है। तो ये ध्यान रखना है। आगे है अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है। जो अभी अरावली श्रेणी पढ़ रहे हैं अभी इसको मानचित्र में देखेंगे थोड़ा देर। तो अरावली श्रेणी के पश्चिम में जो है थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली का सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट आबू। माउंट आबू स्थित कौन सा है, गुरु शिखर इसको बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा सवाल कि अरावली के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। अरावली के सर्वोच्च चोटी का नाम है आपका गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। बीपीएससी यानी कि एईडीओ में परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है ये सब सवाल। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। कहाँ है, तो माउंट आबू में, यह राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर के लिए जाना जाता है दिलवाड़ा का, तो ये माउंट आबू में ही है। आगे है कि यह यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि की प्रचुर मात्रा मिलती है। इस क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी, ये देखिए खेतड़ी जो कि अयस्को से संबंधित है। खेतड़ी से तांबा सिंधु सभ्यता के भी पहले से निकाला जाता रहा है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, हमने एक वीडियो में बताया था इसको, ये तांबा के लिए फेमस है। देखिए जो हमने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की है, आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि ये शुरू से लेकर के अंत तक हम पूरा करवाएंगे, जो कि एईडीओ परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और बीपीएससी द्वारा किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, या आप लोगों को जो भी एग्जाम देना है उसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, तो ये ज्योग्राफी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। खेतड़ी किसके लिए है, तांबा के लिए है। आगे देखते हैं अब अरावली श्रेणी के बाद विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी की बात करें तो यहाँ यह श्रेणी विंध्यन, भांडेर, कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर के बिहार तक विस्तृत है। गुजरात से लेकर के बिहार तक आता है ये विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंशन के कारण
नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, अतः इसे विंध्यन कागार के नाम से जाना जाता है। विंध्यन कागार के नाम से इसको जाना जाता है। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। पूछा जाएगा सवाल कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से कौन अलग करता है, तो ये करता है आपका विंध्यन रेंज, विंध्यन श्रेणी। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग काफी विकसित हुए हैं, यानी कि विकास हुआ है। सीमेंट उद्योग जहाँ चूना पत्थर पाया जाएगा वही मिलेगा, तो जो विंध्यन श्रेणी है यहाँ पर चूना पत्थर की काफी उपलब्धता है, इस वजह से यहाँ पर सीमेंट उद्योग काफी विकसित हुए हैं। जैसे हम लोग बात करें, आगे देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नर्मदा, कर्मनाशा, टोंस, केन आदि इन क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। जो विंध्यन श्रेणी से प्रवाहित होने वाली नदी है वो कौन कौन सी है, तो ये नर्मदा है, कर्मनाशा है, टोंस नदी है, केन है, ये प्रमुख नदियां हैं। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का भी कार्य करती है। जैसे कि ऊपर हमने बताया कि जो विंध्यन रेंज है वो आपका उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का विभाजन के रूप में भी कार्य करता है। तो उसी प्रकार जो इस यहाँ पर नदियां बहेंगी, जो ये नदियां हैं नर्मदा, कर्मनाशा, टोंस, केन, ये भी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ पर हमने बात किया था कि जो सीमेंट उद्योग कहाँ विकसित होते हैं, चूना पत्थर जहाँ उपलब्ध रहेगा। तो चूना पत्थर जहाँ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रोहतास का एरिया हो गया, सासाराम वाला, कैमूर वाला, वहाँ पर देखिएगा तो चूना पत्थर की अधिकता है वहाँ पर, और सीमेंट उद्योग का कारखाना है। जैसे डालमिया नगर हो गया, डालमिया नगर, वहाँ पहले सीमेंट उद्योग था। तो ध्यान रखना है, जहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा वहाँ पर सीमेंट उद्योग मिलेगा। आगे देखते हैं, इस श्रेणी के बाद सतपुरा श्रेणी के बारे में जानते हैं। ये इसकी विशेषता क्या क्या है, तो देखिए सतपुरा श्रेणी को ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव, छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। ये जो सतपुड़ा श्रेणी है इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है, इसी को मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और इसी सतपुड़ा श्रेणी को छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के रूप में जानते हैं। यह नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी जो ब्लॉक पर्वत है ये किस किस के मध्य स्थित है, तो नर्मदा और तापी नदियों के बीच के भ्रंश घाटी में स्थित है। अतः यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। प्राचीन ब्लॉक पर्वत क्या है, तो जैसे ये मान लीजिए एरिया हो गया, ये जब ये क्षेत्र और ये क्षेत्र वैसे ही रहे और बीच वाला क्षेत्र नीचे चला जाए तो ये ब्लॉक पर्वत बनता है। इस चोटी की, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, धूपगढ़ है। जैसे हमने ऊपर बात किया था अरावली रेंज में, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, गुरु शिखर था। उसी तरह से यहाँ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़ है, जो कि महादेव श्रेणी में स्थित है। महादेव श्रेणी में स्थित सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो धूपगढ़ है। जबकि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, तो गुरु शिखर थी, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सर्वोच्च चोटी किसकी सर्वोच्च चोटी है, इसको हम अंत में बता देंगे एक सभी को इकट्ठा करके, तो ध्यान रखिएगा। मैकाल श्रेणी का अपरदन हो चुका है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है। मैकाल श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है, जहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। मध्य भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, धूपगढ़ के निकट स्थित है। महादेव एवं मैकाल के मध्य जबलपुर गैप स्थित है। जबलपुर गैप पूछा जाए कि किन किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है, तो वो है आपका महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। तो ये आप लोग, अगर यहाँ से सवाल बनेगा तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ से सवाल सही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। उसके बाद मैप हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि बिना मैप के बारे में या बिना मैप पढ़े हम लोग समझ नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो देखिए पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं।
पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पता ही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के हिस्से हैं। तो वहाँ से हम लोग यहाँ से सवाल पूछे जाने की बीपीएससी में लगभग बहुत सारी संभावनाएं रहती है। बीपीएससी का कोई भी परीक्षा हो यहाँ से पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से सवाल पूछा ही जाता है, चाहे टीचर का परीक्षा हो, चाहे एडीओ का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, सब में पूछा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर के एक कगार है। कगार मतलब कि पर्वत नहीं है, ये वास्तविक पर्वत नहीं है, क्योंकि इसके समानांतर भ्रंशन की क्रिया हुई तथा पश्चिम का भाग अवतलित हो गया, अतः इसका पश्चिमी ढाल काफी तीव्र है। जो पश्चिम का हिस्सा है वो काफी तेज गति से नीचे की ओर झुका हुआ है। यह श्रेणी उत्तर में सूरत से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट तक क्रमबद्ध रूप में है। यहाँ पर टूटा फूटा हिस्सा नहीं है, जैसे यहाँ पर कुछ होता है कि दर्रे रहे क्रॉस करके स्थल रूप में जाया जा सके, वैसा नहीं है। यहाँ पर एकदम खड़ा कगार है, काफी ढाल है और तीव्र है। जो सूरत से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट क्रमबद्ध रूप में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। देखिए इसकी विशेषता है कि जो दक्षिण से उत्तर यानी कि दक्षिण से उत्तर अगर हम जाएंगे तो इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी। जैसे अरावली पर्वत में पढ़े थे हम लोग, गुजरात से दिल्ली तक जाते हैं तो अरावली श्रेणी की ऊंचाई कम होती जाती है और लगभग समतल हो जाती है दिल्ली में जाकर के। वैसे ही यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर अगर पश्चिमी घाट की बात करें जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी पर एक घाट के रूप में मौजूद है, जिसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल बन रहा है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या बोलते हैं, तो ये नीलगिरी श्रेणी है। नीलगिरी पहाड़ी को ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की मिलन बिंदु बोला जाता है। अब सवाल ये है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर। तो अब तक हमने 3 चोटियों की बात कर ली सर्वोच्च चोटी। पहला था गुरु शिखर वाला अरावली रेंज का, और दूसरा था यहाँ पर हमने बात किया था दूसरे के बारे में सतपुड़ा रेंज का। सतपुड़ा रेंज का धूपगढ़ जो चोटी है यहाँ पर, इसके बारे में बात किया। और तीसरा था यहाँ पर दोदा बेटा यानी कि नीलगिरी का। तो आप लोग 3 चोटी के बारे में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो हम अंत में बता देंगे इसको। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर। ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी थी। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट यानी कि अन्नामलाई, पश्चिमी घाट में अन्नामलाई एवं कार्डेमम के रूप में विस्तृत है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट जो है, नीलगिरी जब पहाड़ी नीचे आता है तो उसके दक्षिण में अन्नामलाई एवं कार्डेमम की पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वो है आपका अनाईमुडी। अनाईमुडी है क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है, जबकि नीलगिरी का दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है 2637 मीटर। इससे ज्यादा ऊंचा अनाईमुडी का है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होना चाहिए अनाईमुडी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया, अनाईमुडी। किस श्रेणी में स्थित है, तो अन्नामलाई पर्वत में। आप लोगों को ध्यान रखना है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, और ये ही पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। आगे देखते हैं। अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ियां है। अन्नामलाई की जो पूर्व में पालनी की पहाड़ियां, इसके ठीक पूर्व में, जिस पर कोडाई कनाल हिल नामक हिल स्टेशन है। कोडाई कनाल हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो पालनी की पहाड़ी में। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर उटक कमंड या ऊटी अवस्थित है। नीलगिरी जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन था, दोदा बेटा है। इस पर्वत श्रेणी पर उटकमंड यानी कि ऊटी अवस्थित है, जो हिल स्टेशन है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और है इसमें। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत पर जोग या गरसोपा जलप्रपात है। पश्चिमी घाट में ही जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है जलप्रपात को लेकर के। अगर पूछा जाए कि जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये शरावती नदी पर। और कहाँ है, तो कर्नाटका में। ये पश्चिमी घाट के कर्नाटक में। पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट जो है कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदी के उद्गम स्थल है। नदियों के बारे में हम लोग अगली सीरीज में बात करेंगे।
तो वहाँ नदी के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदी उद्गमित होती है, तो कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन है, तो देखिए पश्चिमी घाट की चोटियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, तोदा बेटा, पुष्पगिरी, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेटा इसकी दूसरी ऊंची चोटी है। तो ये पश्चिमी घाट की चोटियाँ हो गई, ये पश्चिमी घाट की नदियाँ हो गई। और जो कि अगर सोपा जलप्रपात कहाँ है, तो शरावती नदी पर। तो ये पूरा ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है। ये अन्नामलाई, कार्डेमम, अनाईमुडी, 2695 यहाँ पर मीटर। अब आते हैं, देख लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में, क्योंकि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट के पढ़ने के बाद पूर्वी घाट इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट यह एक प्राचीन मूड़दार अवशिष्ट पर्वत है। प्राचीन है, मूड़दार पर्वत है, यानी कि इसका भाग कुछ कटा छटा है, जिसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। मूड़दार अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, जिंदगढ़ा है। जिंदगढ़ा। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए अनाईमुडी। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो होना चाहिए आपका जिंदगढ़ा। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। देखते हैं जिंदगढ़ा की ऊंचाई कितनी है, तो 1690 मीटर है। 1690 मीटर। तथा अन्य महत्वपूर्ण चोटी महेंद्रगिरी है। इस श्रेणी का काफी अपवर्दन हो चुका है। जो महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है, इसका काफी अपवर्दन हो चुका है। अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है। गोदावरी तथा कृष्ण के मध्य यह समतल रूप में है। गोदावरी तथा कृष्ण के मध्य यह समतल स्थल के रूप में है। पूर्वी घाट पर्वत पर मलयगिरी, गडजात, नियामगिरी उड़ीसा, नल्लामलाई, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, जावदी, शेवराय, मेलागिरी तमिलनाडु प्रमुख पहाड़ियां हैं। देखिए जावदी, शेवराय और मेलागिरी कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में है। जबकि नल्लामलाई और पालकोंडा पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मलयगिरी, गडजात पहाड़ी और नियामगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो उड़ीसा में। यानी कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक है। मेलागिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए विख्यात है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट एकदम नोट कर लीजिएगा। मेलागिरी जो पहाड़ी है चंदन के वन के लिए विख्यात है। चंदन वही जो आप लोगों को पुष्पा पुष्पा में दिखाया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चंदन के वन के लिए कौन सा है फेमस, मेलागिरी पहाड़ी। अब आगे देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में और जानकारी क्या है। तो पूर्वी घाट पहाड़ी अपने मध्यवर्ती भाग में ऊंची तथा उत्तर व दक्षिण में सापेक्षतः कम ऊंची है। पूर्वी घाट का पहाड़ी जो है अपने मध्यवर्ती भाग में ऊंचा तो है, लेकिन उत्तर व दक्षिण में सापेक्षतः कम ऊंचा है। बीच में ज़्यादा ऊंचा है, जबकि उत्तर और दक्षिण में कम ऊंचा है। अब थोड़ा सा मैप के थ्रू हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिना मैप में समझे। देखिए यहाँ देख लेते हैं मैप। ये है आपका पूर्वी घाट, ये यहाँ पूर्वी घाट हो जाएगा और ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी घाट में देखते हैं कि क्या क्या है पश्चिमी घाट में। तो ये पश्चिमी घाट पूरा, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पर यहाँ सूरत से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक पता ही है इसका विस्तार। यहाँ इसी में कुंकड़ भी आता है, कन्नड़ तट भी आता है, तो इसी में आता है आपका पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में जो हमने पहाड़ियों का नाम बताया था, जैसे नदी उद्गमित हो गई, पहाड़ी हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु था। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया था हमने दोदा बेटा, जो कि 2636 या 37 मीटर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया था हमने अनाईमुडी, जिसका लंबाई ऊंचाई था 2695 मीटर, यहाँ दिख रहा है। ये
यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कार्डेमम पहाड़ी जो कि अंतिम में था, एकदम नीचे का। यहाँ कलसुबाई श्रेणी दिख रहा है आपको 921 मीटर का। डेक्कन यहाँ पर है। कृष्णा नदी, कृष्णा और 2-3 नदी था यहाँ पर। कृष्णा के बाद यहाँ गोदावरी नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी यहाँ है। सतपुड़ा रेंज, विंध्यन रेंज यहाँ पर हमने बात किया था जो बिहार में जाता है। इसके बाद ये बिहार में कहाँ तक जाता है, कैमूर तक, गुजरात मध्य प्रदेश होते हुए। इसके बाद ये महादेव रेंज हो गया, मैकाल श्रेणी, ये गठजाट पहाड़ी है उड़ीसा का, राजमहल पहाड़ी है, ये नायागढ़ पहाड़ी, उत्तरी सरकार यानी कि इसको पूर्वी घाट में उत्तरी सरकार भी है, यह बालाघाट रेंज है, हरिश्चंद्र श्रेणी है। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ देखिए नालमल्ला, पालकोंडा, ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ है, जबकि जावदी, शेवरा और सिरुमलाई पालनी पहाड़ी ये कहाँ की है, दक्षिण में है, लेकिन ये तमिलनाडु की पहाड़ियाँ है। कभी कभी पूछा जाएगा आप लोगों को कि उत्तर से दक्षिण में इन पहाड़ियों का क्रम लगाइए। आप लोगों को याद होना चाहिए राजमहल पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, नालकोंडा, पालकोंडा, जावदी, शेवराय, सिरुमलाई, पालनी, ये सब पहाड़ियों का नाम याद होना चाहिए ताकि आप क्रम डिसाइड कर सके। अब देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार जो है पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। यह पठार गोंडवाना भूमि के टूटने व अपवाह के कारण बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार जो है काफी पुराना है, गोंडवाना भूमि के टूटने व अपवाह के कारण बना है। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, सबसे प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकांश भाग पर विस्तृत है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है उसको मालवा पठार के अधिकांश भाग पर विस्तृत है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, केन है। जो इस क्षेत्र में बहने वाली नदी है उस नदी का नाम क्या है, तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केंद्र है। उसके बाद देखते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यह उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो नदी दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर बहती है, यह उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। उच्च भूमि जो प्रायद्वीपीय पठार का है उसके बारे में बात हो रहा है। अगला है कि इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी 69 में, 69 बीपीएससी में पूछा जा चुका है विस्तार के बारे में, बघेलखंड जिसका उत्तर था। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का हिस्सा कहाँ पड़ता है, तो इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पठार के जो पूर्वी विस्तार है उसको जानते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से। आगे देखते हैं दक्षिण भारत का पठार। जो दक्षिण भारत का पठार है एक त्रिभुजाकार भू-आकार है, ऐसे है लगभग, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला का इसका पूर्वी विस्तार है। इसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है जैसे कि ये हो गया। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, जो दक्षिण का पठार है पश्चिम में तो ऊंचा है, पश्चिम में ऊंचा है, जबकि पूर्व में कम ढाल वाला है, पूर्व में कम ढाल का हो जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी आंगलोंग पठार या उत्तरी कछार के नाम से जाना जाता है। मेघालय के बाद कार्बी आंगलोंग है जो असम का पठार है,
तथा उत्तरी कछार के नाम से जाना जाता है। इसी पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये 3 श्रृंखलाओं के बारे में पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी है और ये तीनों वहाँ की जनजाति भी है मेघालय पठार की। ये कीपाकार पहाड़ियाँ है जो कि मानसून को ऑब्जर्व करती है और यहाँ पर वर्षा काफी होता है। यह मालदा गैप द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। मालदा गैप द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है, जिसके बाद ये गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में दिखाई देती है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। हम लोगों ने पढ़ा ही अभी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। ये सतत है, इनमें दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। हमने दर्रों के बारे में पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं, जो पार्ट 2 था इसके, उसमें हमने दर्रों के बारे में बताया है, जिसमें थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रा बताया था हमने पश्चिमी घाट में। तो आप लोग अगर अब तक नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रायद्वीपीय पठार अनेक पर्वतों, नदी घाटियों, संरचना तथा ऊंचावच में अंतर के कारण अनेक पठारों में विभाजित हो गया है। प्रायद्वीपीय पठार जो है अनेक पर्वत, नदी घाटी, संरचना में विभाजित हो गया है, जो निम्नलिखित है, जिसमें दक्कन का पठार है, पूर्वी भारत का पठार है, मध्य भारत के पठार है, कठियावाड़ का पठार है। तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। चलिए आगे है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बारे में पहले देखते हैं। दक्कन का पठार जो है, यहाँ पर दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार, इन 4 पठारों में विभाजित है दक्कन का पठार। दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, रायलसीमा पठार। यह पठार जो है बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। जो दक्कन का पठार है बेसाल्टिक लावा वाला है। क्रेस्टेशियस काल में मध्य दरारी ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ था। पूछा जाएगा कि दक्कन का पठार का निर्माण का काल क्या है, तो वो है आपका क्रेस्टेशियस काल। इस पठार पर लावा का निक्षेप सीढ़ी नुमा परतों के रूप में हुआ है, अतः इन्हें दक्कन ट्रैप के रूप से, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। सीढ़ी नुमा परतों के रूप में इसका निर्माण हुआ है। इसके पश्चिम में लावा की मोटाई 2000 मीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में जो है दक्कन के पठार के पश्चिम में लावा की मोटाई 2000 मीटर से भी अधिक है, जो कि पूर्व की ओर कम होती जाती है। जैसे जैसे पूर्व में जाते हैं उसकी ऊंचाई कम होती जाती है। यह पठार लगभग सपाट है, किंतु अनेक स्थानों पर नदियों ने पठारों को काटकर पर्वत का रूप प्रदान किया है। ये जो पठार है लगभग सपाट है, किंतु अनेक स्थानों पर नदियों ने पठारों को काट करके पर्वत का रूप प्रदान किया है। जैसे कौन कौन सा पर्वत है देख लेते हैं। तो ये इसमें कौन कौन पर्वत शामिल है, तो वो है आपका अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी, जो मैप में हमने बात किया, बालाघाट रेंज। यह पठार काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी का क्षेत्र है। जो मालवा का पठार है वो काली मिट्टी प्रचुरता वहाँ पर पाया जाता है, जिसको काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी किस उपज या किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो है आपका कपास। अब आते हैं तेलंगाना एवं रायलसीमा का पठार, दक्कन पठार के ही भाग है। तेलंगाना एवं रायलसीमा का जो पठार है दक्कन पठार के ही भाग है। इसमें तेलंगाना पठार का कुछ भाग लावा से ढका हुआ है, जबकि रायलसीमा पठार पर प्राचीन आर्कियन चट्टान है। चट्टानों के बारे में हमने पहली सीरीज में बात किया था, पार्ट 1 में देखिएगा, वहां पर हमने चट्टानों के बारे में बात किया है। उसमें देखिएगा आर्कियन चट्टान के बारे में हमने बात किया है। आगे है कि कर्नाटक के पठार को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इस पठार का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम विषम है। इस पठार का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम विषम है, अतः इसे मैदान भी कहा जाता है। कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी भाग है उसको मैदान भी कहा जाता है। कर्नाटक पठार का जो पश्चिमी भाग है अधिक विषम है, अतः इसे मलनाड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मलनाड है, कभी कभी कंफ्यूजन में आप लोग केरला को
टिक कर दीजिएगा, जबकि नहीं है। ये कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग में, कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग है ये मलनाड। इसे पश्चिमी भाग में ही बाबा बुदन की पहाड़ी अवस्थित है। मलनाड जो है इसके पश्चिम भाग में ही बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है काफी फेमस है। कहाँ है? कर्नाटका में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कॉफी की भी फसल उपजाई जाती है, तो ध्यान रखना है आपको। अरेबिका रोबस्टा जो कॉफी का प्रकार है वो बाबा बुदन की पहाड़ी पर मिलता है। अब आते हैं पूर्वी भारत के पठार के बारे में। पूर्वी भारत के पठार के रूप में जानते हैं, देखिए कौन कौन है। बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय या शिलोंग का पठार। तो ये 4 प्रकार के पठार है आपके पूर्वी भारत के पठार। जबकि ये पश्चिमी जो मालवा का पठार था उसमें हम लोगों ने तेलंगाना का पठार, कर्नाटक पठार, रायलसीमा का पठार हमने पढ़ते हैं पूर्वी भारत के पठार को। इसमें है आपका पहला बघेलखंड का पठार, मुख्यतः छत्तीसगढ़ में स्थित है। बघेलखंड कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और बुंदेलखंड कहाँ पड़ेगा? तो आपका यूपी और एमपी वाला एरिया में आता है। ये बघेलखंड का पठार है, मुख्यतः छत्तीसगढ़ में है। इस पठार पर रामगढ़ एवं सोनपुर की पहाड़ियां स्थित है। बघेलखंड में कौन कौन क्षेत्र है? तो रामगढ़ का है और सोनपुर का है। तो ध्यान रखना है, ये यहाँ से बीपीएससी में सवाल पूछ चुका है, तो यहाँ भी एईडीओ में भी पूछे जाने की संभावना है, यह पूछा जा सकता है। गोंडवाना क्रम की संरचना के अंतर्गत सिंगरौली एवं दूधी क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली तो ऐसे पता है कोयला के लिए फेमस है, और दूधी क्षेत्र भी कोयले के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में स्थित दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार काफी कटा छटा है। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड भी है और दंडकारण्य भी है। इसे बस्तर का पठार बोला जाता है। बस्तर जिला जो माओवादियों के लिए जाना जाता था, इसको क्या बोलते हैं? दंडकारण्य के पठार को बस्तर का पठार भी बोला जाता है। आगे है कि छत्तीसगढ़ में बैलाडिला श्रेणी व अबूझमाड़ पहाड़ियों का क्षेत्र लौह अयस्क के सबसे समृद्धतम क्षेत्रों में से एक है। छत्तीसगढ़ में बैलाडिला श्रेणी जो है अबूझमाड़ पहाड़ियों का क्षेत्र लौह अयस्क के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इस पठार पर लौह अयस्क के अलावा मैग्नीज, तांबा और कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। अबूझमाड़ एरिया ये भी छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड में स्थित है। जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ है आपका? झारखंड में है। यह पठार अनेक श्रृंखलाबद्ध पठारों के रूप में है। इसे उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश, ये देखिए पूछा जाए कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वो होता है आपका छोटा नागपुर का पठार। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, छोटा नागपुर के पठार को क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश। यह पठार आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट और नीस दो चट्टानें मिलकर इस पठार को बनाती है, छोटा नागपुर पठार को। कौन कौन? तो ग्रेनाइट और नीस। इसीलिए यह पठार धात्विक खनिज के लिए समृद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे धात्विक खनिज मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार में। यह नदी घाटियों में कोयले के विशाल भंडार विद्यमान है। यहाँ पर जो नदी घाटी बहती है, यहाँ पर कोयले का विशाल भंडार मिलता है। आगे देखते हैं शिलोंग का पठार, जो कि पूर्वी घाट का अंतिम पठार है। शिलोंग का पठार यह संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। छोटा नागपुर का एक हिस्सा शिलोंग का पठार, जो कि मेघालय चला जाता है, मेघालय में। यह पठार प्रायद्वीपीय पठार से मालदा भ्रंश के कारण अलग हुआ है। ऊपर भी हमने पढ़ा था मालदा गैप छोटा नागपुर पठार को अलग करता है। और शिलोंग मेघालय का पठार। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीनराम शिलोंग के पठार पर ही है स्थित है। शिलोंग के पठार पर मानसीनराम है, जहाँ पर काफी वर्षा होती है। ये जो मेघालय का क्षेत्र है, गारो खासी जयंतिया वो कीपाकार पहाड़ियाँ है, वो मानसून को ऑब्जर्व कर बारिश वहाँ काफी ज्यादा होती है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठारों में यह सबसे ऊंचा है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठारों में सबसे ऊंचा कौन है? तो शिलोंग का पठार है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं मध्य भारत के पठार के बारे में। हमने दक्कन का पठार पढ़ लिया, पूर्वी भारत का पठार पढ़ लिया।
अब पढ़ते हैं मध्य भारत के पठार। तो मध्य भारत के पठार में कौन कौन है देख लेते हैं। यहाँ पर पूर्वी भारत पढ़ लिया, यहाँ मध्य भारत पढ़ते हैं। मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है और रीवा सतना का पठार है। देखिए बघेलखंड का पठार आया था पूर्वी भारत में, बघेलखंड पूर्वी भारत में आया है, जबकि मध्य भारत में कौन आया है, बुंदेलखंड। ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बुंदेलखंड अलग है, बघेलखंड अलग है, दोनों। एक बघेलखंड पाया जाता है पूर्वी भारत में और मध्य भारत में पाया जाता है बुंदेलखंड। पहले पढ़ते हैं मेवाड़ का पठार। यह राजस्थान में है, मेवाड़ जैसा कि पता है। यहाँ बनास नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है, बनास। अपरदन के कारण यह तरंगित मैदान में परिवर्तित हो गया है। अपरदन इतना ज्यादा होता है कि तरंगित मैदान मतलब कि ऐसे ऐसे हो गया है। मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, मालवा जैसे कि जानते हैं, मालवा मध्य प्रदेश। यह बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। बेसाल्टिक लावा से जो कि हमारा ये मालवा का पठार ही निर्मित था, ऊपर पढ़ा है हमने। इस पठार से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की ओर नदियां प्रवाहित होती है। इसी पठार से बंगाल की खाड़ी में भी कुछ नदियां जाती है और कुछ नदियां अरब सागर में भी। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो हमने बताया था, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते थे। मालवा का पठार लगभग त्रिकोणीय आकार है। मैप के थ्रू हमने बताया था, मालवा का पठार त्रिकोणीय पठार है, जिसके उत्तरी भाग में नर्मदा नदी बहती थी। आगे देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड पढ़ने के बाद बुंदेलखंड। देखिए यहाँ बघेलखंड का पठार है छत्तीसगढ़ में। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विस्तृत है। हमने बताया था कि बुंदेलखंड कहाँ है, मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस पठार पर चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन बड़ी खतरनाक है के कारण खड्ड या बीहड़ का निर्माण हुआ है। एकदम नाले का रूप ले लेता है अवनालिका अपरदन। यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित संरचना है, जिसमें नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट चट्टान परतदार के रूप में मिलती है। नदियों के क्रमिक अपरदन के कारण यह संपूर्ण पठार लगभग बंजर भूमि में परिवर्तित हो गया है। जो बुंदेलखंड का पठार है, ये इतना अपरदित हो गया है कि यहाँ पर लगभग भूमि बंजर हो चुकी है। तो ध्यान रखना है, बघेलखंड और बुंदेलखंड हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये बीपीएससी यहाँ से सवाल पूछ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, बुंदेलखंड का पठार हो गया। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और है यहाँ पर, रीवा सतना पठार। रीवा सतना पठार की संरचना में चूना पत्थर मुख्य रूप से पाया जाता है। रीवा सतना पठार, इसीलिए यहाँ सीमेंट उद्योग पर्याप्त विकास हुआ है। सीमेंट उद्योग के बारे में पीछे भी हमने बात किया था, कौन सा था, तो वो था आपका विंध्यन रेंज। विंध्यन श्रेणी में जो था वहां पर पाया जाने वाला सीमेंट उद्योग काफी है। वर्तमान में अनुच्छादन के कारण यह अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है, मतलब कि काफी क्षय हो गया है इसका। अब आते हैं कठियावाड़ का पठार। कठियावाड़ मध्य भारत का अंतिम पठार है ये। यह पठार गुजरात में अवस्थित है। क्रिस्टेशियस काल में लावा के उद्गार के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ, क्रिस्टेशियस काल में हुआ है। यह काली मृदा का क्षेत्र है, यह भी काली मृदा का क्षेत्र है। कठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। इसके दक्षिण में गिर पहाड़ियां है। कठियावाड़ जो पठार है, कठियावाड़ पठार के दक्षिण में गिर की पहाड़ियां है। वही गिर की पहाड़ियां जहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, जो एशियाई शेरों की प्राकृतिक शरण स्थली है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एशियाई शेर एकमात्र इसी में पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। इसकी प्राकृतिक शरण स्थली है कठियावाड़ का पठार में स्थित गिर पहाड़ियां। अब पढ़ लेते हैं हम लोग भारत के मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए यहाँ भारतीय मरुस्थल मेसोजोइक काल में समुद्र का भाग था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेपों से होती है। फॉसिल नेशनल पार्क ये भी है। फॉसिल पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर में समुद्री निक्षेपों से होती है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। इस क्षेत्र की जो भूगर्भिक चट्टानी संरचना है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। ढाल के आधार पर
एक है सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। एक उत्तरी भाग है, एक दक्षिणी भाग। अब देखते हैं, मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन है? मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। लूनी नदी दक्षिणी भाग में, मरुस्थल के दक्षिणी भाग में, यह क्षेत्र अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। अंतःस्थलीय कहने का मतलब है कि ये नदी भूमि में ही लुप्त हो जाती है, यानी कि बालू वाला जो क्षेत्र है रेत में, उसी में ये लुप्त हो जाती है लूनी नदी, जहाँ नदियाँ झील या पलाया में मिल जाती है। इन पलाया या झीलों का जल खारा होता है, जिसे नमक बनाया जाता है, इसी से नमक बनाया जाता है। तो लूनी नदी को ध्यान में रखना है, ये अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। अब पढ़ते हैं तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान जो कि हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तटीय पहाड़ी के रूप में, तो अब पढ़ते हैं। तटवर्ती मैदान का निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण और पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। तटीय मैदान को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, एक है पूर्वी तटीय मैदान, एक है पश्चिमी तटीय मैदान। जो कि पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा हमने, वैसा ही है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, चौड़ाई ज़्यादा है पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का उदाहरण है। उभरा तट होने के कारण यहाँ प्रायद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई अधिक है। प्रायद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई यहाँ पर अधिक है पूर्वी घाट में, जिस कारण यहाँ पत्तनों तथा पोताश्रयों का विकास कठिन है। यहाँ पर जो है बंदरगाह या जहाजों के लिए पोताश्रय विकास कठिन हो जाता है। कहाँ पर? तो पूर्वी घाट में। अब देखते हैं अधिक चौड़ाई तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्वी तटीय मैदान कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित है। ये कृषि के लिए काफी विकसित क्षेत्र माना जाता है पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पर कौन कौन नदियाँ हैं? तो कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी, तीन प्रमुख नदियाँ हैं। डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी का डेल्टा क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है? तो दक्षिण भारत का अन्न भंडार बोला जाता है। जैसा कि हमने बताया कि नदियों के बारे में हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे। पूर्वी तटीय मैदान के चौड़े होने का मुख्य कारण है नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण। पूर्वी तटीय मैदान क्यों चौड़ा है? तो उसका मेन रीजन है नदियों द्वारा डेल्टा बनाया जाना। जबकि अरब सागर में गिरने वाली अधिकांश नदियां ज्वार नद मुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये जो नदियां हैं ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। जबकि जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन नदियां हैं? तो जिसमें आ जाएगा कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये लोग डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियां जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तट प्राकृतिक पोताश्रय के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। यहाँ पर जल पाया जाता है पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट का प्राकृतिक पोताश्रय के लिए काफी अनुकूल है। वहाँ पर जैसा कि अभी फिलहाल में वो बन रहा है, आप लोग देखिए ही नया वाला जो भी पोताश्रय बन के निर्माण हुआ है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताइए क्या नाम है। मालाबार तट पर अनेक लैगून पाए जाते हैं, जिन्हें कयाल के नाम से जानते हैं। मालाबार तट, वही मालाबार तट जो पश्चिमी तट का हिस्सा है। इसमें बेम्बनाद एवं अष्टमुडी प्रमुख है। जो कयाल के नाम से जानते हैं, बेम्बनाद और अष्टमुडी, ये झील भी है, तो केरला के तट पर पाया जाता है ये। अब आगे देख लेते हैं। भारत में मालाबार तट सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। मालाबार तट जो है सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पूर्वी तट पर स्थित लैगून झीलों को, लैगून झील में चिल्का और पुलिकट झील है। ये झील के बारे में आप लोग ध्यान रखिए कि चिल्का झील और पुलिकट झील पूर्वी तट पर है। तो चिल्का झील आप लोग पता है उड़ीसा में है, उड़ीसा का है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान कोंकण तट है। गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तक का मैदान कन्नड़ तट है। जबकि मंगलोर से कन्याकुमारी का तटवर्ती मैदान मालाबार तट कहलाता है। ये पश्चिमी घाट जैसे ये हम
यहाँ से निर्मित करें तो ये गुजरात हो गया। तो गुजरात से लेकर के अगर गोवा तक आएंगे, गोवा तक, तो ये कोंकण तट हो गया, ये वाला एरिया कोंकण तट हो गया। और गोवा से मैंगलोर कर्नाटक तक आएंगे तो ये आपका कन्नड़ तट हो गया। कन्नड़ तट से मैंगलोर यानी कि मैंगलोर से कन्याकुमारी तक आएंगे, ये वाला एरिया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा, ये वाला। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 पार्ट में डिवाइड है पश्चिमी घाट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट तथा उत्तरी सरकार बोला जाता है। ये भी 3 भागों में है, उत्कल तट, कलिंग तट और उत्तरी सरकार। जबकि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। जिस हिसाब से ये यहाँ पर मालाबार तट है पश्चिमी घाट में, यहाँ पर क्या है, कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। लौटते हुए मानसून से इसी तट पर वर्षा होती है। जो अभी लौटता हुआ मानसून है ठंडे के मौसम में, तो जो मानसून लौटता है इसी तट पर, कोरोमंडल तट पर बारिश होती है, यानी कि तमिलनाडु वाला एरिया में, तमिलनाडु के पूर्वी भाग में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण। अब आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है द्वीप समूह। इसमें है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। ये भारत हो गया, यहाँ पर अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है, 572 है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 572 द्वीप यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर पाया जाता है, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है, तो विवर्तनिकी एवं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। विवर्तनिकी एवं ज्वालामुखी क्रिया। यह द्वीप वास्तव में सागर में छिपे हुए मुर्दार पर्वतों के शीर्ष हैं, जिनका निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने के फलस्वरूप हुआ है। ये जो टकराई है भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, इनके टकराने से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। आगे पढ़ते हैं कि इन द्वीपों को हिमालय एवं आराकानयोमा का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। जो ये द्वीप है, इन द्वीपों को हिमालय एवं आराकानयोमा का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैंडल पीक है। ये आप लोगों को अब ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल बनता है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो सैंडल पीक है। जबकि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो आपके माउंट थूलियर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यही 2 बातें हैं, अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान का तथा माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग इसको लिख करके बढ़िया से अच्छे से याद कीजिए कि अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर, मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियो वैली और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोयोब। ये द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों की तुलना में आकार में बड़े तथा विषम है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, अरब सागर में स्थित द्वीपों की तुलना में बड़े हैं और विषम भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी तथा बैरन एकमात्र ज्वालामुखी है। बैरन एकमात्र ज्वालामुखी है भारत का और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। अभी हमने कुछ दिन पहले भारत के इन ज्वालामुखी में मड ज्वालामुखी हुआ था, मड ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, यानी कि जो एकदम कीचड़ युक्त उद्गार हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट के निकट स्थित द्वीपों में श्रीहरिकोटा, न्यू मयूर द्वीप, गंगा सागर, रामेश्वरम तथा पंबन प्रमुख है। न्यू मोरे, गंगा सागर, रामेश्वरम तथा पंबन प्रमुख है। ये बंगाल की खाड़ी के तट के निकट है। अगला है कि अरब सागर के द्वीपों यानी कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति मुख्यतः प्रवाल भित्तियों द्वारा हुई है। जो अरब सागर में द्वीप है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो प्रवाल भित्ति द्वारा हुई है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ध्यान रखना है। अमिनदीवी
द्वीप सर्वाधिक उत्तर में स्थित है। सबसे उत्तर में स्थित कौन है? तो अमीनदीवी द्वीप है। वर्तमान में 10 द्वीप ही जल स्तर से सदैव ऊपर रहते हैं तथा शेष द्वीप उच्च ज्वार के समय जलमग्न हो जाते हैं। देखिए, जो अरब सागर में द्वीप है, लगभग केवल 10 द्वीप ही जल के ऊपर दिखाई देते हैं, बाकी जो द्वीप है जलमग्न रहते हैं, यानी कि जल में अंदर। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 36 है। जो हमने बंगाल की खाड़ी में कितना देखा था? तो 572 वहाँ था, 572 द्वीप था, जबकि अरब सागर में कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त नारियल के लिए प्रसिद्ध है। नारियल के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गुणवत्ता युक्त नारियल के लिए आपका लक्षद्वीप प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताना है लक्षद्वीप की राजधानी। राजधानी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजधानी कहाँ है इसका, लक्षद्वीप का। अब देखते हैं द्वीप से संबंधित अन्य तथ्य। द्वीप से संबंधित जो अन्य तथ्य है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल काफ़ी बनता है। तो इसके बारे में देखते हैं। 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल क्या है? तो उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कोनोनोरे द्वीप को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल ये अमीनी द्वीप कोनोनोर द्वीप को अलग करता है। अब आते हैं 10 डिग्री चैनल के बारे में। यह है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। अंडमान और निकोबार के मध्य कौन है? तो ये है आपका 10 डिग्री चैनल। अब आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? तो मिनिकॉय तथा मालदीव के मध्य स्थित है। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री और मिनिकॉय तथा मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। डंकन पैसेज। डंकन पैसेज के बारे में, ये लघु अंडमान तथा दक्षिण अंडमान के मध्य स्थित है। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के कौन सा है? तो ये है आपका डंकन पैसेज। अब आता है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट कहाँ है? तो कोको द्वीप समूह एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह के बीच कौन स्ट्रेट है? तो कोको स्ट्रेट है। एक है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है उसको क्या नाम देते हैं? तो पाक स्ट्रेट। तो इस प्रकार ये द्वीप समूह, जो द्वीप समूह से संबंधित है, ये फैक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बीपीएससी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे है भारत का अफवाह तंत्र। तो भारत के अफवाह तंत्र को हम लोग अगले सीरीज में कवर करेंगे, पार्ट 4 में। तो तब तक के लिए आप लोग इस सीरीज को रिवाइज करते रहिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, ताकि आप लोगों को पूरा ज्योग्राफी का जो बेसिक है वो आप लोगों का कवर हो सके। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।